आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा शैडोज में। दोस्तों, आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, कल प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने एक रिपोर्ट जारी किया है। उनके उस रिपोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के बरसों पुराने कुकर्म को उजागर करके रख दिया, बरसों पुराने उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, जिसकी वजह से पूरी कांग्रेस और उनके पालतू दलाल चिढ़े हुए हैं। जब से यह रिपोर्ट अखबारों में छपा है, तभी से कांग्रेस पार्टी और इस देश के सेकुलर दलालों का जो पालतू पत्तलकार है, बुद्धिजीवियों का गैंग है, वो सब के सब जमकर सरकार का आलोचना कर रहा है। सब के सब यह कह रहा है कि इस तरीके का रिपोर्ट जानबूझकर नरेंद्र मोदी सरकार ने चुनाव के बीच में लाया है। जो रिपोर्ट आया है, उस रिपोर्ट के ऊपर जितने भी सेकुलर दलाल है इस देश का, उन दलालों के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। वह एक भी शब्द इस रिपोर्ट के ऊपर सही तरह से नहीं रख पा रहे हैं। जो तर्क और तथ्य इस रिपोर्ट में दिया गया है, उस तर्क और तथ्य को वह पूरी तरीके से ना तो नकार पा रहे हैं और ना ही उनको स्वीकार कर पा रहे हैं। यानी कि एक तरीके से इन सेकुलर दलालों का स्थिति सांप छुछुंदरों वाली हो गई है इस रिपोर्ट के आगे। दरअसल कल एक रिपोर्ट अखबारों में छपा था, जो कि प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने दिया है, जारी किया है। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद ने 1950 से लेकर 2015 के बीच के 167 देशों में जो जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है, उस पे अपना अध्ययन किया और उस अध्ययन के हिसाब से उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित किया है, जिस रिपोर्ट में भारत के लिहाज से यह बताया गया है कि 1950 से लेकर 2015 के बीच में भारत में हिंदुओं का जो जनसंख्या है वह 7.82% कम हुआ है। जी हाँ, एक तरीके से नहीं कि 8%, 7.82% का मतलब है लगभग 8% आबादी हिंदुओं का कम हुआ है 65 सालों में। 1950 से लेकर 2015 तक 65 सालों में 8% की आबादी उस हिंदू बहुसंख्यकों का कम हुआ है, जिसके लिए कहा जाता है कि यह हिंदू बहुल देश है। और उसके उलट जिसको इस देश में अल्पसंख्यक कहा जाता है, जिसके लिए कहा जाता है कि बहुत दबे कुचले गरीब गुरबा लोग हैं, जिनके पास ना तो रहने के लिए घर है, ना ही खाने के लिए अन्न है, नहीं पहनने के लिए कपड़े हैं, ना उनके पास शिक्षा है। यानी कि लगभग एक तरीके से उनको बद से बदतर जीवन जीने वाला बताया जाता है मुस्लिम समुदाय को, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी ने बरसों से यह नैरेटिव चलाया कि मुस्लिम समुदाय भारत में बहुत पिछड़े हुए हैं, उनका विकास नहीं हो पाया। जिसके लिए मनमोहनी सरकार ने 2005 में सच्चर कमेटी का गठन किया था, सच्चर समिति बनाया था, जिस सच्चर समिति का यह सिफारिश था कि मुसलमानों का स्थिति इस देश में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी अधिक खराब है। यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी खराब है, वह उनसे भी पिछड़े हुए हैं। जी हाँ, यह बात मनमोहनी सरकार का वह सच्चर कमेटी, जो दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र सच्चर की अगुवाई में जो कमेटी बनाया गया था, 7 सदस्यीय, उस कमेटी ने यह सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि इस देश के मुसलमानों का स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी बदतर है। जबकि बार बार इस देश का कई एक ऐसे मुस्लिम नेता कहते हैं कि हमने तो 800 वर्षों तक इस देश पे शासन किया, इस देश में जो बड़े बड़े इमारत है वो हमारे बाप दादाओं का बनाया हुआ है, हम तो शासक वर्ग हैं। उस शासक वर्ग के लिए मनमोहनी सरकार और सोनिया गांधी की सरकार ये कह रहा था कि उनका हालात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से भी बदतर है। वह बड़े अशिक्षित हैं, उनके समाज के अंदर शिक्षा की अभाव है, उनके पास जीवन जीने का सुविधा नहीं है। उस दबे कुचले गरीब गुरबे मुस्लिम समुदाय का जो जनसंख्या है वो पिछले 65 वर्षों में 43% बढ़ा है। जी हाँ, यह दबे हुए गरीब डरे हुए पिछड़े हुए समाज की कहानी है कि वह इतने पिछड़े हुए थे, वो इतने दबे हुए, इतने डरे हुए हैं, इतने गरीब गुरबा है
कि उनका आबादी 65 वर्षों में 43% बढ़ गया, जबकि उलट जिसके लिए कहा जाता है कि बहुसंख्यक समाज है, बहुसंख्यक, इनके पास सभी तरह का सुविधा है, उनका जनसंख्या 8% घट गया। और सिर्फ उन्हीं का नहीं घटा है, जैन समाज का भी जनसंख्या घटा है। यानी कि मुस्लिम को छोड़कर बाकी जितने भी संप्रदाय हैं भारत में, और भारत में नहीं, 167 देशों में, इस अध्ययन में पता चला है कि 167 देशों में सिर्फ मुस्लिम देश ऐसे हैं जहां पे मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है, या अन्य जगहों पे भी मुस्लिमों का आबादी बढ़ा है। एकमात्र यह रिलीजन है जिसकी आबादी बढ़ा है, बाकी सभी का आबादी कुछ न कुछ कम ही हुआ है। और आज पूरी दुनिया में ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है कि मुसलमान ही सबसे दबा हुआ है, गरीब है, सताए हुए लोग हैं। जी हाँ, जिस म्यांमार से रोहिंग्या मुसलमान पूरे विश्व में भागते फिर रहे हैं अपने कारणों से, अपने सनक और हनक के कारणों से, उस म्यांमार में भी जो बौद्धों का संख्या है वो भी कम हो गया है। लेकिन इस रिपोर्ट पे कल इस देश के सेकुलर नेताओं से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा तो उनके मुंह से कुछ कहने को शब्द ही नहीं निकल रहा था। वो सब के सब यही कह रहे हैं कि यह भाजपा का चाल है, यह रिपोर्ट गलत है, जबकि यह रिपोर्ट सिर्फ भारत को लेकर नहीं है, दुनिया के 167 देशों का अध्ययन किया है। जिस प्रकार का रिपोर्ट आया है भारत को लेकर, हम तो सिर्फ भारत का बात करेंगे, भारत को लेकर जिस तरीके का रिपोर्ट आया है कि 8% हिंदुओं का जनसंख्या कम हुआ है और उसके मुकाबले 43% मुस्लिमों का जनसंख्या बढ़ा है, यह भयावह स्थिति की तरफ इशारा कर रहा है। इसी तरीके से अगर जनसंख्या की बदलाव भारत में होता रहा तो वह दिन दूर नहीं कि भारत भी एक इस्लामिक राष्ट्र बनेगा। जी हाँ, अगर कोई इस मुखालफत में है कि ऐसा संभव नहीं है तो यह उनका भ्रम हो सकता है, क्योंकि इस धरती पे ऐसे कई एक सारे देश था जहां के लोगों को भी इसी प्रकार का भ्रम था कि वह देश इस्लामिक राष्ट्र नहीं हो सकता है। लेकिन देखते देखते वह देश आज इस्लामिक राष्ट्र है और कट्टर इस्लामिक राष्ट्र है, जिसने इस्लाम के मामले में अरब मुल्कों को भी पीछे छोड़ रखा है कट्टरता के मामले में। आज जिस ईरान को लोग जानता है, देख रहा है, जिस ईरान के लोग इतने कट्टर है कि अगर वहां पे कोई महिला गलती से भी अगर बुर्का ना डाले, बगैर बुर्के के अगर मार्केट चला जाए तो उस महिला का एक तरीके से मॉब लिंचिंग हो जाता है, उसके जीवन पे बनाता है। वह ईरान एक समय में इस्लामिक राष्ट्र नहीं था, लेकिन आज वह ईरान इस्लामिक राष्ट्र है ना। अफगानिस्तान भी इस्लामिक राष्ट्र नहीं था, आज अफगानिस्तान एक कट्टर इस्लामिक राष्ट्र है। कंधार हो गया, पारस हो गया, राजा पोरस, इसका कहानी बहुत से लोगों ने पढ़े हुए होंगे। आज उस राजा पोरस का जो देश था पारस, आज उसी का नाम ईरान है। हम जिस कंधार को महाभारत में सुनते हैं, जिसके लिए कहा जाता है कंधार नरेश, जो दुर्योधन की माता जी का गंधारी, वही तो आज का अफगानिस्तान है। यह सबके सब एक समय में हिंदू बहुल राष्ट्र था, गैर मुस्लिम राष्ट्र था, लेकिन आज कट्टर इस्लामिक राष्ट्र है। जिस तरीके से भारत के 9 ऐसे राज्य हैं जो आज हिंदू अल्पसंख्यक राज्य हो गया है, जहां पे हिंदुओं से कई एक गुना अधिक मुस्लिमों का जनसंख्या है। भारतीय जनता पार्टी के एक नेता है अश्विनी चौबे, डॉक्टर अश्विनी उपाध्याय, उनके वीडियो को देखिए, वो बहुत विस्तार से इस बात को समझाते हैं कि किस तरीके से हमारे देश के जो बॉर्डर स्टेट राज्य है उनका जनसंख्या की बदला है पिछले कुछ सालों में। आज आप जम्मू कश्मीर को देख लीजिए, पश्चिम बंगाल को देख लीजिए, बिहार के कई एक हिस्सों को देख लीजिए, असम के कई एक हिस्सों को देख लीजिए, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, कर्नाटक हो गया, इन सभी राज्यों में बहुत तेजी से जनसांख्यिकी बदलाव हुआ है, जो कि एक सच्चाई है। लक्षद्वीप 99% मुस्लिम स्टेट है, ओनली 1% हिंदू है 2011 की सेंसस के हिसाब से। 64,000 लगभग 64,000 जनसंख्या है 2011 की सेंसस के हिसाब से, जिसमें 62,000 मुस्लिमों की जनसंख्या है लक्षद्वीप में। इसी तरीके का जम्मू कश्मीर में 1/3 जनसंख्या मुस्लिमों का है। इसी तरीके से असम में लगभग 32-33%, पश्चिम बंगाल में, बिहार के कई एक हिस्सों में, जो भी पश्चिम बंगाल और झारखंड से सटा हुआ जिले हैं। तो ऐसा नहीं है, बहुत तेजी के साथ जनसंख्या की बदलाव हो रहा है। और यह सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं है,
ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ बच्चे पैदा करने की वजह से हो रहे हैं। इसमें अधिकतर, इसमें एक बहुत बड़ा जनसंख्या वह है जो गलत तरीके से घुसपैठ करके भारत में आकर रह रहा है। ऐसा नहीं कि 43% की बढ़ोतरी हुआ है तो इस देश का जो मूल निवासी था मुस्लिम, उन्होंने बच्चे पैदा करके इतना बढ़ोतरी किया है। नहीं, ये जो हमारे पड़ोस के 2-3 देशों से जो गलत तरीके से घुसपैठ करके हमारे देश में शरण ले रखा है, रह रहा है, इसमें उनका हिस्सा बहुत बड़ा है, इसमें उनका हिस्सा बहुत ज्यादा है। और इसीलिए यही कारण है कि इस देश का जो सेकुलर दलाल है वो सब के सब ऐसे मुद्दों पे बात करने से पीछे हटते हैं, जबकि वह बहुसंख्यक समाज को गाली देने से पीछे कभी नहीं हटते। अभी 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के नेता राम गोपाल यादव जी ने 500 वर्षों से जिस मंदिर का बहुसंख्यक समाज प्रतीक्षा कर रहा था, उस राम मंदिर को बेकार और घटिया बता रहा था। कह रहा था ये मंदिर बेकार है, घटिया है। राम गोपाल यादव का हिम्मत नहीं है, उन्होंने अपनी माँ की इतनी दूध नहीं पिया है कि वह इस देश के किसी मस्जिद के लिए इस तरीके का बात कर दे या किसी चर्च के लिए इस तरीके का बात कह दे। लेकिन राम मंदिर के लिए राम गोपाल यादव तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी में एक जो पालतू कुत्ता था, राजनीतिक कुत्ता स्वामी प्रसाद मौर्य, उसने तो अपना पहचान ही इस तरीके का बना रखा है कि हिंदुओं को गाली देना है हमें। उस स्वामी प्रसाद मौर्य के अंदर कभी इतनी हिम्मत नहीं हुआ है, उन्होंने इतनी अपनी माँ की दूध कभी नहीं पी रखा जो वह हिंदू धर्म को छोड़कर, सनातन को छोड़कर किसी दूसरे धर्म के देवी देवता या उनके ग्रंथों पे या उनके आस्थाओं पे किसी प्रकार का कोई प्रश्न उठा दे। लेकिन वह पिछले 1 साल से इस देश के बहुसंख्यक समाजों को गाली दे रहा है, खुलेआम गाली दे रहा है। इंडिया अलायंस के कई एक सारे नेता खुलेआम गाली दे रहे हैं। अभी 2 दिन पहले बिहार के लालू प्रसाद यादव ने कहा कि इस देश में पूरा आरक्षण मुसलमानों को मिलना चाहिए। क्या लालू प्रसाद यादव के अंदर इतना हिम्मत है कि वह यह कह दे कि नहीं, इस देश में मुसलमानों को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, पूरा का पूरा आरक्षण हिंदुओं को मिलना चाहिए? कभी नहीं वो कह सकता, जबकि उसे पता है कि बहुसंख्यक हिंदू है। लेकिन उसके बाद भी वह बात मुसलमानों का ही करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से जनसंख्यिकी बदलाव हो रहा है उसको भी पता है कि जैसे जैसे आगे समय बढ़ेगा हिंदू कम होगा और मुस्लिम बढ़ेगा। इसलिए अगर हम मुस्लिमों को अपने पक्ष में करके रखेंगे तो आगे चल के हमें फायदा होगा। और हिंदू तो ऐसे भी जनसंख्या कम हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, जो कुछ भी है उसमें बिखराव भी इतना ही अधिक, वो अपने आप में बटे हुए हैं, कोई जाति के नाम पे तो कोई भगवान के नाम पे तो कोई किसी चीज के नाम पे, कोई नेता के नाम पे तो कोई पार्टी के नाम पे, पहले से ही वो बटे हुए हैं। जबकि मुस्लिमों में इस तरीके का कोई बंटवारा नहीं है। लेकिन इस रिपोर्ट ने कांग्रेस पार्टी के उस झूठ को बेनकाब कर दिया, जिस झूठ के आड़ में उसने 2005 में सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के बाद अल्पसंख्यक आयोग बनाया। उसी झूठ को और पुख्ता करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाया गया। उसी झूठ को पुख्ता करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कभी भी मुस्लिमों के पर्सनल कानून लॉ को नहीं छेड़ा और अभी भी छेड़ने का हिम्मत नहीं कर पाएगा कोई भी, क्योंकि सबको पता है कि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे हिंदू कम होगा और मुस्लिम बढ़ेगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हिंदुओं का मानसिकता इतना संकीर्ण हो चुका है, वो अपने मानसिकता से बाहर निकल ही नहीं पाता है। धीरे धीरे और उनकी मानसिकता संकीर्ण होती जाती है। वह अपने आप को पॉलिटिकली फिट करने के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए वो ये भूल जाते हैं कि उनका हित किस में है और उनका अहित किस में है, कहाँ उनका नफा है, कहाँ उनका नुकसान है, क्या उनके हित में है और क्या उनके खिलाफ है, ये वो सब भूल जाते हैं। इस देश के हिंदुओं का तो ऐसा मनोदशा हो गया है कि दूसरों को ठीक करने के लिए, दूसरे के सामने अच्छा कैसे दिखे उसके लिए वो अपने पहचान से भी समझौता करने से पीछे नहीं हटते हैं। एक समय था जब चुटिया और चंदन हिंदुओं का पहचान था, आज ये दोनों ही चीज धीरे धीरे विलुप्त होता हुआ जा रहा है। हिंदू ही अगर किसी दूसरे को चुटिया रखे हुए देख लेता है या चंदन लगाए हुए देख लेता है तो वही पहले उनसे सवाल पूछ लेता है, वो उनका मजाक उड़ा देता है। जबकि मुस्लिमों में ऐसा नहीं है। मुस्लिमों में चाहे बच्चा 5 साल का हो या बूढ़ा 55 साल का, वो अपने धार्मिक पहचान को कभी छिपाता नहीं है, उस पर कभी शर्म नहीं करता है, उनको कभी उस पर गिलानी नहीं होता है। जबकि हिंदुओं के अंदर यह बीमारी बहुत पुराना है और बहुत तेजी से फैलता है। 2014 के बाद धीरे धीरे थोड़ा सुधार आया है, लेकिन अभी भी उसमें बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है, जिसके लिए हम कहते हैं कि वो पंचर बनाते हैं, वो चाय की दुकान में काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाने ढिकाने, वह कितनी अच्छे से अपने तैयारी में लगा हुआ है
उनके तैयारी को इस देश के सेकुलर हिंदुओं को कभी गंभीरता से समझना चाहिए कि वह तैयारी किस चीज का कर रहा है। आज आए दिन खबर आता है लव जिहाद का। क्यों लव जिहाद का खबर आता है? क्या कारण है कि लव जिहाद सिर्फ वही कर पाते हैं, दूसरा वर्ग नहीं कर पाता है? कल भी उत्तर प्रदेश के बरेली से खबर आया कि एक मोहम्मद नौशाद ने 15 साल की एक बच्ची को जबरन उठा कर ले गया, उसके साथ बलात्कार किया और फिर उसको ट्रेन के पहिए के नीचे फेंक दिया, ट्रेन के आगे फेंक दिया, जिससे उस बच्ची का 2 टुकड़ा हो गया। पूरा कमर पर से उस बच्ची का 2 टुकड़ा हो गया, पैर अलग और धड़ अलग। यह उत्तर प्रदेश, और वो भी बच्ची यादव समाज का है और बरेली का। आज उत्तर प्रदेश या बिहार का यादव समाज के साथ अगर ऐसा कुछ होता है तो उसमें गलती बहुत हद तक उस समाज का है, क्योंकि उन्होंने वर्षों से EMY समीकरण को इस तरीके से बना दिया है जो आज हिंदू विरोध में दिखाई देता है। आज उस EMY समीकरण का ही वह कीमत चुका रहे हैं। यादव समाज का बेटी है। अखिलेश यादव से लेकर इस देश का जितने भी सेकुलर दलाल है, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। यही स्थिति अगर उलट होता तो चुनाव के बीच में आज पूरे देश में सिर्फ बरेली ही गूंज रहा होता। बरेली के अलावा और कुछ सुनाई नहीं देता किसी को। आज जितने भी कांग्रेस पार्टी और मोदी विरोधी मीडिया चैनल है जो जॉर्ज सोरोस के पैसे पे जिनका दाना पानी चल रहा है, वो सब के सब बरेली में नंगा नाच कर रहा होता। हमने हथरस देखा है। लेकिन क्योंकि लड़की यादव समाज का है और जो आरोपी है वह डरे हुए सहमे हुए गरीब समाज का है और EMY समीकरण का मिश्रण है, इसलिए पूरी तरह से खामोशी है। मुझे नहीं लग रहा है कि इस चुनावी माहौल में भी कोई नेता उस पीड़ित परिवार के पास गया होगा, उनको यह आश्वासन दिया होगा कि उनको न्याय मिलेगा। और कौन जाएगा भला? जब आप खुद ही अपने समाज का पहचान ऐसा बना लीजिएगा सिर्फ कुछ राजनेताओं के चक्कर में, कुछ राजनीतिक दलों के चक्कर में, तो फिर ऐसी परिस्थिति में आपका मदद कौन करेगा और किस लिए करेगा? इसलिए मेरा मानना है कि हमें या इस देश के वोटर को सिर्फ अपना फायदा देखना चाहिए। किसी का कोई जाति कभी काम नहीं आता है। ये नहीं कि हमारे जाति का फलाना भैया है तो हम वोट उसी को देंगे। आज कहाँ है वो भैया? जिस भैया को उत्तर प्रदेश का यादव समाज अपना मुखिया मानता है, राजनीतिक ब्रांड मानता है, आज वो भैया कहाँ है? क्यों नहीं गया उस पीड़ित परिवार के पास? क्या उस भैया के अंदर इतना हिम्मत है कि वह उस आरोपी का नाम तक ले सके? और चीज तो छोड़ दीजिए, अखिलेश यादव के अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वह उस बरेली के उस युवती के हत्यारे का नाम ले सके, नाम लेकर उसका विरोध कर सके। बाकी चीज तो छोड़ दीजिए। आज ऐसे स्थिति में उत्तर प्रदेश और बिहार के यादव समाज को उनके ही जाति के नेताओं ने पहुंचा दिया है। यह सब जो भी हो रहा है, सब का कारण जनसंख्यांकी बदलाव है और कुछ भी नहीं है, जिसका रिपोर्ट प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार ने दिया है। जो बताया है वो एक गंभीर चिंतन का विषय है इस देश के लोगों के लिए कि ऐसा कैसे हो रहा है, इसका क्या कारण है और इसका समाधान क्या है। अगर इस पे चर्चा नहीं किया गया, इस पे चिंतन नहीं किया गया, तो वह दिन दूर नहीं कि जिस तरीके से इस देश के कुछ पागल, कुछ जिहादी ये कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने 800 साल इस देश पे शासन किया, फिर से वह शासन करेंगे। और एक चीज ध्यान रखने वाला बात है कि यह देश तभी तक लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक है, इस देश में तभी तक संविधान सुरक्षित है जब तक इस देश में बहुसंख्यक हिंदू है। जिस दिन यह अल्पसंख्यक हो गया उस दिन ना तो संविधान रहेगा और ना ही कोई सेकुलरिज्म रहेगा और ना ही कोई लोकतांत्रिक नामक, कोई लोकतंत्र नामक बीमारी रहेगा। सब खत्म हो जाएगा। इस बात को जितना अच्छा से समझ जाए और जितना जल्दी समझ जाए इस देश का लोग, उतना ही उनके हित में है। तो अभी ये इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।